मात्र आजादी के 50 साल में इस देश की आजादी बचाने की जरूरत पड़ गई है, ये हमारे देश की शोकांतिका है, ये हमारे देश की मजबूरी है। आप सब जानते हैं कि हमारी आजादी चली गई थी जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस मिला था। आज से 400 साल पहले जहांगीर नाम के राजा ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का लाइसेंस दिया था और उस ईस्ट इंडिया कंपनी को जब भारत में व्यापार करने का लाइसेंस मिला तो किसी को अंदाजा नहीं था कि एक दिन यही ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे पूरे देश को गुलाम बनाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहले व्यापार किया और सारे के सारे देश को आर्थिक रूप से गुलाम बनाया। उसके बाद भारत राजनीतिक रूप से गुलाम हुआ और फिर अंग्रेजों ने भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं को तोड़ना शुरू किया। तो चरणबद्ध तरीके से हमारे देश में गुलामी आई। पहले आर्थिक गुलामी आई, फिर राजनीतिक गुलामी आई और फिर सांस्कृतिक गुलामी आई। दुनिया के जो भी देश पिछले 500 साल में गुलाम हुए, अंग्रेजों के, फ्रांसीसियों के, डच लोगों के या यूरोप की दूसरी जातियों के, उन सभी देशों की कहानियां लगभग एक जैसी हैं। दक्षिणी अफ्रीका भी गुलाम हुआ अंग्रेजों का, तो पहले दक्षिणी अफ्रीका में आर्थिक गुलामी आई, फिर राजनीतिक गुलामी आई, फिर उसके बाद उनकी संस्कृति और सभ्यता की बर्बादी हुई। ऑस्ट्रेलिया गुलाम हुआ था इंग्लैंड का एक जमाने में, तो ऑस्ट्रेलिया में भी यही हुआ था। न्यूजीलैंड गुलाम हुआ था अंग्रेजों का, तो न्यूजीलैंड में भी यही हुआ था। दुनिया के जो भी देश गुलाम हुए हैं यूरोप की प्रजा के, उन सभी देशों की कहानी लगभग एक जैसी है कि हर देश पहले आर्थिक रूप से गुलाम हुआ, फिर राजनीतिक रूप से उन देशों में गुलामी आई और उसके बाद सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से उन देशों की सभ्यताओं का टूटन शुरू हुआ, ह्रास शुरू हुआ। हमारे देश में अंग्रेजों ने आर्थिक गुलामी को लाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के साथ साथ बहुत सारे काम किए थे। जैसे उदाहरण के लिए अंग्रेजों ने भारत की आर्थिक व्यवस्थाओं को तोड़ने के लिए एक नियम बनाया था, एक कानून बनाया था सन 1820 में। और 1820 में अंग्रेजों की सरकार ने भारत में एक नीति लागू की थी जिसका नाम था पॉलिसी फॉर फ्री ट्रेड, मुक्त व्यापार की नीति। अंग्रेजों ने जब इस देश में पॉलिसी फॉर फ्री ट्रेड लागू की तो उसके पीछे का संकल्प क्या था अंग्रेजों का, क्या वो चाहते थे। तो पॉलिसी फॉर फ्री ट्रेड में उन्होंने एक नियम बनाया था जो इस देश में करीब 150 साल तक लागू रहा। वो नियम ये था कि अंग्रेजों के देश से जो भी सामान भारत में बिकने के लिए आएगा वो टैक्स फ्री होगा, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन भारत की कंपनियां जितना सामान बनाती हैं, स्वदेशी कंपनियां भारत में जितना सामान बनाती हैं, उन पर भयंकर टैक्स लगाया जाएगा। इसके पीछे क्या सोच थी कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का माल, अंग्रेजों का माल भारत में टैक्स फ्री आएगा, बिना पैसे के, बिना टैक्स के आएगा, तो वो सस्ता हो जाएगा। और भारतीय कंपनियों पर जब भयंकर टैक्स लगा दिया जाएगा तो भारतीय कंपनियों का माल महंगा हो जाएगा। और भारतीय कंपनियों का माल जब महंगा हो जाएगा तो भारतीय सामान भारत के बाजार में नहीं बिकेगा और अंग्रेजों का सामान भारत के बाजार में ज्यादा बिकेगा। और अंग्रेजों का सामान भारत के बाजार में जब ज्यादा बिकेगा तो अंग्रेजों को यहां से मुनाफा ज्यादा मिलेगा और उस मुनाफे से अंग्रेजों की अपनी जो गरीबी है उसको वो दूर कर लेंगे। इस दृष्टिकोण से उन्होंने भारतीय कंपनियों पर टैक्स लगाए थे और अंग्रेजी कंपनियों का माल टैक्स फ्री किया था। आप शायद जानते होंगे, आप में से कई लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं कि इस समय हमारे देश में टैक्सेशन के जितने कानून चल रहे हैं वो सब अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। उदाहरण के लिए हम लोग एक्साइज ड्यूटी देते हैं, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी देते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। ये जो सेंट्रल एक्साइज का कानून है ये अंग्रेजों का बनाया हुआ है और ये 1840 में इसकी कल्पना आई थी अंग्रेजों के मन में और 1860 में इसको लागू किया था। ठीक इसी तरह से हमारे यहाँ जो इनकम टैक्स का कानून चलता है और लागू है आज तक इस देश पर, ये भी अंग्रेजों का बनाया हुआ है।
सेल्स टैक्स का कानून जो हमारे देश में चलता है, ये अंग्रेजों का शासन खत्म होने के कुछ साल पहले शुरू किया गया था। ऑक्ट्रॉय टैक्स और टोल टैक्स के जो कानून हमारे देश में चलते हैं, ये लगभग 150 साल पुराने हैं। 1836 में शुरू किया गया था टोल टैक्स और ऑक्ट्रॉय टैक्स का कानून। तो ये जितने टैक्सेशन के कानून हमारे देश में हैं, ये सब अंग्रेजों के जमाने के हैं। अंग्रेजों ने ये कानून बनाए थे और सारे देश में लागू कराए थे। उसके पीछे उनके मन में दृष्टि ये थी कि भारतीय कंपनियों का सामान महंगा बनाना है, भारतीय कंपनियों पर टैक्स लगाना है और अंग्रेजी कंपनियों के माल को टैक्स फ्री करना है। अब आप उसकी कल्पना देखिए कि भारत का कोई भी व्यापारी अगर सामान का उत्पादन करे तो उस पर अंग्रेजी सरकार उत्पाद का कर लगाएगी, एक्साइज ड्यूटी लगाएगी। उसी सामान को भारतीय व्यापारी जब बाजार में बेचने के लिए जाए तो फिर अंग्रेजी सरकार उस पर टैक्स लगाएगी, जिसको हम सेल्स टैक्स कहेंगे, बिक्री का कर। और उस सामान की बिक्री से जब व्यापारी कुछ मुनाफा कमाएगा, उसको कुछ आमदनी होगी, तो उस पर भी अंग्रेजों की सरकार टैक्स लगाएगी, जिसको हम कहेंगे इनकम टैक्स। वो सामान जब एक गांव से दूसरे गांव भेजा जाएगा, जब उसका ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो अंग्रेजी सरकार उस पर भी टैक्स लगाएगी, जिसको हम कहेंगे ऑक्ट्रॉय ड्यूटी या ऑक्ट्रॉय टैक्स। और उस जमाने में एक अजीब तरह की स्थिति हुई थी कि जब जब अंग्रेजों की सरकार द्वारा बनाई गई सड़क पर से भारतीय कंपनियों का सामान गुजरता था तो उनको टोल टैक्स भी देना पड़ता था। तो सेंट्रल एक्साइज है, इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, टोल टैक्स है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी है, ये सब की सब अंग्रेजों ने लगा दी भारत के ऊपर और भारतीय कंपनियों के ऊपर, ताकि भारतीय कंपनियों का सामान लगातार महंगा होता जाए और अंग्रेजी कंपनियों के सामान को टैक्स फ्री किया तो उनका सामान सस्ता होता जाए। ये कानून 1840 से शुरू किए गए थे। 1820 में ये कल्पना पूरी हो गई थी और अंग्रेजों ने इस पर काम शुरू कर दिया था। 1860 में आकर पूरी सख्ती के साथ ये कानून लागू करा दिए गए थे और 1890 तक आते आते भारतीय अर्थव्यवस्था लड़खड़ाने लगी थी और अंग्रेजी कानूनों का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देने लगा था। ब्रिटिश पार्लियामेंट के कुछ दस्तावेजों का अध्ययन हम लोग पिछले कुछ वर्षों से एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं धर्मपाल जी, उनके साथ मिलकर कर रहे हैं। एक दस्तावेज है उनके पास जिसमें एक जिक्र है कि अंग्रेजों के इन कानूनों को लगाने के पहले भारत की आर्थिक स्थिति क्या थी। तो अंग्रेजों के इन कानूनों के भारत पर लागू करने के पहले हमारे देश का व्यापार सारी दुनिया के व्यापार का लगभग 33% होता था। 33% हमारा ट्रेड था पूरे वर्ल्ड मार्केट में। अंग्रेजों के दस्तावेज में इस बात को ऐसे कहा गया है कि सन 1820 से 1835 के बीच में भारत का टोटल एक्सपोर्ट वर्ल्ड मार्केट में 33% था। हमारा कुल निर्यात दुनिया के बाजार में 33% था। अब प्रश्न ये आता है कि अगर हमारा निर्यात दुनिया के बाजार में 33% था आज से मात्र 150 साल पहले, तो जरूर हमारे देश में ऐसा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर रहा होगा कि जिससे हम माल निर्यात करते थे। और हमारे देश में सामान्य रूप से हम एक बात कहते आए हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ये सत्य जानने के बाद मैंने ये कहना शुरू किया है कि भारत एक कृषि प्रधान देश तो है, उसके साथ साथ उद्योग प्रधान देश था। क्योंकि हमारा अगर इतना बड़ा एक्सपोर्ट था तो बिना उद्योगों के कैसे संभव है ये एक्सपोर्ट करना। और हमारे यहां से जो एक्सपोर्ट होता था वो छोटी मोटी चीजों का नहीं होता था। आयरन का एक्सपोर्ट यहां से बड़ी मात्रा में होता था उस जमाने में। इतिहास के दस्तावेज बताते हैं कि आयरन का उत्पादन उस जमाने में यूरोप में सिर्फ डेनमार्क में होता था। ब्रिटेन में तो आयरन बनाना उस समय किसी को मालूम भी नहीं था कि कैसे आयरन बनता है। और डेनमार्क की बनाई हुई आयरन भारत की बनाई हुई आयरन से क्वालिटी में कम होती थी। यहाँ की आयरन बहुत अच्छी क्वालिटी की होती थी। और ये भी जानकारियां हैं इतिहास के दस्तावेज में कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जितने जहाज बनाए पानी के, वो सब भारत के ले जाए गए आयरन और स्टील से बनाए थे। तो यहां से आयरन जैसी चीजों का अगर एक्सपोर्ट होता था तो हमारा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना विकसित रहा होगा, इस पर नए सिरे से शोध करने की जरूरत है। और इसके दस्तावेज मौजूद हैं। लंदन की इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं, हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं। और उन पर ठीक से अगर शोध करके लोगों के सामने रखा जाए तो पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी का भारत कितना समृद्ध था
कितना पैसे वाला था, कितना एक्सपोर्टिंग था।